दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य केम पॉइंट केमिस्ट्री हब में। आज के इस वीडियो सेशन में अपन डिस्कस करेंगे ऑक्सीकारक एवं अपचायक और ऐसे कौन कौन से बिंदु है जिनके द्वारा आप ये निर्धारित कर सकते हो कि ये पदार्थ आयन अथवा परमाणु तो ऑक्सीकारक का काम करेगा अथवा अपचायक का वर्क करेगा। अगर अभी तक आपने एलसीपी केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ये जो बेल आइकन है इसको भी प्रेस कीजिए, जिससे जैसे नया वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन ऑक्सीकारक तथा अपचायक। सबसे पहले अपन यहाँ पर डील करेंगे परिभाषा से, मतलब किस प्रकार से ऑक्सीकारक एवं अपचायक को दोस्तों परिभाषित करते हैं। तो देखिए सबसे पहले परिभाषा के अंदर पदार्थ। अब यहाँ पर पदार्थ तो मतलब यहाँ पर पदार्थ का मतलब आप किस किस से ले सकते हो, परमाणु से, आयन से अथवा अणु से। मतलब यहाँ पर परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है अथवा अणु हो सकता है। तो पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके एक निम्न संयोजी अवस्था में अपचयित हो जाता है ऑक्सीकारक कहलाता है। तो ऑक्सीकारक का मतलब क्या हो रहा है कि जो भी ऑक्सीकारक पदार्थ होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। और जब भी कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसकी जो संयोजी अवस्था है वो कौन सी संयोजी अवस्था में चला जाता है, निम्न संयोजी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो आप इसी को कौन सा पदार्थ बोलते हो, ऑक्सीकारक पदार्थ बोलते हो। जबकि वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन मुक्त करके उच्च संयोजी अवस्था में ऑक्सीकृत हो जाता है अपचायक कहलाता है। तो यहाँ पर आपको ये परिभाषा से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ऑक्सीकारक पदार्थ उसका तो क्या होगा, अपचयन होगा, और जो अपचायक पदार्थ उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि कोई भी ऐसा पदार्थ जो अगर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके निम्न संयोजी अवस्था में परिवर्तित हो रहा है तो वो किसका काम करेगा, ऑक्सीकारक का काम करेगा। और ऐसा कोई भी पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को मुक्त करके उच्च संयोजी अवस्था में ऑक्सीकृत हो रहा है तो वो किसका काम करेगा, अपचायक का काम करेगा। दूसरी परिभाषा देखिए यहाँ पर दूसरे शब्दों में ऑक्सीकारक तथा अपचायक को आप कैसे परिभाषित कर सकते हो। ऑक्सीकारक वह पदार्थ होता है जिसके परमाणु या परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या घटती है। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ से क्या कि ऑक्सीकारक वह पदार्थ होगा जिसमें क्या होगा, उसकी ऑक्सीकरण संख्या में क्या आएगी, कमी आएगी। जबकि अपचायक वह पदार्थ होता है जिसके परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है। और ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने का मतलब क्या है, ऑक्सीकारक का काम करेगा। यह आपको इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ से क्या हो जाएगी कि ऑक्सीकारक पदार्थ में तो क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या घटेगी, और अपचायक पदार्थ की क्या होगी, ऑक्सीकरण संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। और ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना ऑक्सीकरण कहलाता है और ऑक्सीकरण संख्या में कमी होना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो कुल मिलाकर आपको ये ध्यान रखना है कि जो अपचायक होता है उसका तो क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी, और जो ऑक्सीकारक होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या में क्या होगी, कमी होगी। अब आइए नेक्स्ट वाले पॉइंट की ओर मूव करते हैं। सबसे पहले वह आपको यहाँ पर किस प्रकार से आप निर्धारण करोगे कि कौन सा पदार्थ परमाणु अथवा आयन तो ऑक्सीकारक है और कौन सा पदार्थ परमाणु अथवा आयन क्या है, अपचायक है। तो इसके लिए कुछ जनरल नियम है, सामान्य नियम है, और उन नियमों को अपन 1 बाय 1 क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और यहां से एक क्वेश्चन आपके जरूर आईआईटी, नीट और जेट एग्जाम में आने की संभावना होती है। आपको 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है, कौन सा अपचायक है, और कौन सा ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों का क्या करेगा, कार्य करेगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले महत्वपूर्ण ऑक्सीकारक पदार्थ। तो सबसे पहला देखिए कौन कौन से ऑक्सीकारक पदार्थ हो सकते हैं, विद्युत ऋणात्मक तत्वों से बने अणु। मतलब जो भी विद्युत ऋणात्मक तत्व है, और विद्युत ऋणात्मक तत्व की बात आती है तो मुख्य रूप से अपन बात करते हैं फ्लोरीन की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की और साथ में हेलोजन की। आपकी जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें सर्वाधिक विद्युत ऋणी जो तत्व है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हेलोजन। एक्स का मतलब है हेलोजन
17वें वर्ग के तत्व है। तो पहला पॉइंट क्या है, विद्युत ऋणात्मक तत्वों से बने अणु किसका काम करेंगे, ऑक्सीकारक पदार्थ का कार्य करते। और कौन कौन से अणु है उदाहरण के रूप में, O2 ऑक्सीजन हो गया, O3 ओजोन हो गया, और X2 का मतलब क्या हो गया, हेलोजन अणु होगी। तो यहां पर आप देखोगे कि ऑक्सीजन भी अधिक विद्युत ऋणी है और हेलोजन भी क्या अधिक विद्युत ऋणी है। तो मतलब जो भी अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों से बने हुए अणु है वो किसका काम करते हैं, ऑक्सीकारक का काम करते हैं। दूसरा देखिए, ऐसे यौगिक जिसमें तत्व अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब ऐसा कोई भी तत्व अगर किसी भी पदार्थ में अगर वो अपनी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है तो वो हमेशा किसका काम करेगा, ऑक्सीकारक पदार्थ का काम करेगा। इसका मतलब क्या है, दूसरे वाले पदार्थ का तो क्या करेगा, ऑक्सीकरण, और खुद का क्या करेगा, अपचयन करेगा। और ऐसे पदार्थ जिनका खुद का तो अपचयन होता है और दूसरे का ऑक्सीकरण करते हैं, क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते। तो ऐसे यौगिक जिनमें तत्व अपनी अधिकतम या उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित होता है, ऑक्सीकारक पदार्थ का काम करता है। अब यहाँ पर जो भी आपको यौगिक दे रखे हैं उन यौगिकों में जो केंद्रीय परमाणु है वो अपनी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित होता है। जैसे उदाहरण देखिए, सबसे पहले केमनोफोर, इसको बोलते हो पोटेशियम परमैंगनेट, और केमनोफोर के अंदर जो मैंगनीज की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +7, जो मैंगनीज के लिए क्या होती है, अधिकतम। दूसरा उदाहरण देखिए K2Cr2O7, इसको बोलते हो पोटेशियम डाइक्रोमेट, और अगर आप इसकी ऑक्सीकरण अवस्था पता करोगे तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आपको प्राप्त होगी, +6, जो क्रोमियम के लिए क्या होती है, अधिकतम होती है। तीसरा उदाहरण देखेंगे तो Na2Cr2O7, इसको आप बोलते हो सोडियम क्रोमेट, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट था और ये वाला कौन सा हो जाएगा, सोडियम डाइक्रोमेट, और यहां पर भी क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी प्राप्त होगी, +6। नेक्स्ट वाला देखिए, क्रोमिक ऑक्साइड, क्रोमिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, CrO3, और यहां पर भी क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +6 है। नेक्स्ट वाला उदाहरण देखेंगे H2SO4, इसको बोलते हो सल्फ्यूरिक अम्ल, और सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +6 है, जो 16वें वर्ग की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या होती है। नेक्स्ट वाला देखिए NCNO3 नाइट्रिक अम्ल, और नाइट्रिक अम्ल में जो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +5, जो नाइट्रोजन की क्या है, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है। नेक्स्ट वाला देखेंगे सोडियम नाइट्रेट, तो इसमें भी नाइट्रोजन के अगर आप ऑक्सीकरण अवस्था पता करोगे तो कितनी प्राप्त होगी, +5। फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड में आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +3, जो आयरन या लोहे के लिए क्या होती है, सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था होती है। इसके नेक्स्ट वाला देखिए मर्क्यूरिक क्लोराइड, और मर्क्यूरिक क्लोराइड में जो मरकरी है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +2, जो मरकरी के लिए क्या होती है, सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट वाला देखिए KClO4, इसको बोलते हो पोटेशियम क्लोराइड, KClO4 इसको आप क्या बोलते हो, पोटेशियम परक्लोरेट, सॉरी इसको क्या बोलोगे, पोटेशियम परक्लोरेट। और यहां पर अगर आप क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था की बात करोगे तो कितनी प्राप्त होगी, +7, जो कि 17वें वर्ग के लिए क्या होती है, सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट वाला देखेंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड, यहां पर सल्फर कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है, +6 में। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो यहाँ पर कार्बन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में, +4 में। तो यहाँ पर आपको एक हिंट यहाँ से ये मिल जाएगा कि कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें केंद्रीय परमाणु अपनी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है तो वो हमेशा किसका कार्य करेगा, ऑक्सीकारक पदार्थ का कार्य करेगा। नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट देखिए, तत्वों के ऑक्साइड, मतलब जो भी आपको कोई तत्व दे रखा है, तत्व का ऑक्साइड बना रखा है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे तत्वों के जो ऑक्साइड है वो भी किसका काम करते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं। उदाहरण देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्रोमिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये वाला कौन सा हो गया, फॉस्फोरस का ऑक्साइड, टेट्रा फॉस्फोरस डेका ऑक्साइड मीनिंग P4O10। तो ये जो आपको देखते ही पता चलना चाहिए कि क्या है, तत्व है और तत्व के साथ क्या उपस्थित है, ऑक्सीजन, मतलब ये किसका उदाहरण हो गया, तत्व के ऑक्साइड, और तत्व के ऑक्साइड किसका काम करते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ का काम करते हैं। नेक्स्ट वाला, ये कई दफा आपके एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछा गया है, मतलब कौन सा है जो प्रबलतम ऑक्सीकारक पदार्थ है। हमेशा ध्यान रखेंगे जो फ्लोरीन होता है
ये क्या होता है, प्रबलतम ऑक्सीकारक पदार्थ है। प्रबलतम ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा होता है, फ्लोरीन होता है, मतलब F2 होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे, कंप्लीट केमिस्ट्री में जो प्रबलतम ऑक्सीकारक पदार्थ है वो कौन सा होता है, फ्लोरीन होता है। नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट देखेंगे, तो ये तो आपने इससे निर्धारण कर लोगे कि कौन सा पदार्थ है वो किसका काम करेगा, ऑक्सीकारक पदार्थ का काम करेगा। ऑक्सीकारक का मतलब क्या है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। ऑक्सीकारक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो दूसरे पदार्थ का तो क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे और खुद का क्या करेंगे, अपचयन करेंगे। उन्हीं को कौन सा पदार्थ बोलते हो, ऑक्सीकारक पदार्थ बोलते हो। यहाँ पर ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ऑक्सीकारक और अपचायिक में। ये जो इनका नाम यहाँ पर पड़ा है ऑक्सीकारक और अपचायिक, तो इसको आप कैसे लर्न कर सकते हो कि जो काम कर रहा है उसी के आधार पर उसका नाम दिया है। जैसे ऑक्सीकारक है तो क्या करेगा, ऑक्सीकरण करेगा, मतलब अन्य पदार्थ का ऑक्सीकरण करेगा तो खुद का क्या करेगा, अपचयन करेगा, क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। इसी प्रकार से अपचायिक की बात करोगे, अपचायिक नाम क्यों पड़ा है कि कौन सा काम करेगा, अपचयन का। तो जो भी अपचायिक पदार्थ है वो अन्य पदार्थ का तो क्या करेंगे, अपचयन, और खुद का क्या करेंगे, ऑक्सीकरण। तो वो वाले पदार्थ कौन से कहलाएंगे, अपचायिक कहलाते हैं। नेक्स्ट वाला देखिए, महत्वपूर्ण अपचायिक पदार्थ। अब आप किस प्रकार से निर्धारण करोगे कि कौन सा तत्व है या कौन सा पदार्थ है वो अपचायिक का काम करेगा। तो सबसे पहले देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में जितनी भी धातुएं हैं, मतलब सभी धातुएं किसका काम करती है, अपचायिक का काम करती है। और ऐसा क्यों बोला है यहाँ पर, क्योंकि जो भी धातु होती है, धातु की एक लाक्षणिक गुण होता है। क्या गुण होता है धातु का, धातु हमेशा क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों का दान करती है और किसका निर्माण करती है, धनायन का निर्माण करती है। ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर मैंने एक एम, क्या है मेरे लिए एम, यहाँ पर क्या है, धातु। और धातु का लाक्षणिक गुण क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का क्या करती है, त्याग करती है और धनायन का निर्माण करती है। तो यहाँ पर मैंने ये कंसिडर किया कि जो एम धातु है इसने एन इलेक्ट्रॉनों का क्या कर दिया, दान कर दिया। तो जितने इलेक्ट्रॉन का दान करता है या जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है धातु पर, उतना ही क्या आता है, धनावेश आता है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया था, एन इलेक्ट्रॉनों का। तो यहाँ पर धातु पर कितना आवेश लगा दिया मैंने, एम प्लस एन लगा दिया। तो यहाँ पर आपको देखते पता चलना चाहिए कि धातु का एक्चुअल में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। क्योंकि धातु अपनी मुक्त अवस्था में इसका ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है, शून्य। और यहाँ पर अगर ये धनायन में परिवर्तित होगी तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, प्लस एन, मतलब जितना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का दान किया है। तो देखते ही पता चलना चाहिए कि धातु शून्य से किसमें जा रहा है, प्लस एन में जा रहा है। मतलब ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि, और ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। मतलब धातु का तो क्या होगा, ऑक्सीकरण। जब धातु का ऑक्सीकरण हो रहा है तो जो इसके सामने वाला पदार्थ है या अन्य पदार्थ का ये क्या करेगा, अपचयन। और नाम किसके आधार पर देते हो, काम करने के आधार पर। तो ये जो धातु है वो कौन सा काम करेगी, अपचयन का। तो धातु कौन सा पदार्थ कहलाता है, अपचायिक पदार्थ कहलाता है। तो पहला पॉइंट क्लियर है। आधुनिक आवर्त सारणी की जितनी भी धातुएं है, सभी धातुएं किसका काम करती है, अपचायिक का काम करती है। मतलब कौन से पदार्थ होते हैं, अपचायिक पदार्थ होते हैं। उदाहरण देखिए, धातु के मैंने मेंशन किए, सोडियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। मतलब कोई भी धातु आ जाए वो हमेशा किसका काम करेगी, अपचायिक पदार्थ का काम करती है। सेकंड वाला देखिए, कुछ अधातुएं और इसके अलावा सभी धातुएं तो अपचायिक का काम करती है, इसके साथ साथ कुछ अधातु भी है जो किसका काम करती है, अपचायिक पदार्थ का काम करती है। और वो अधातु कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर। मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर के कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जिनमें ये अधातुएं किसका काम करेगी, अपचायिक का काम करेगी। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, हाइड्रो अम्ल। मतलब यहाँ पर हाइड्रो अम्ल का मतलब क्या, हाइड्रोजन और हेलोजन के जो यौगिक होती है या फिर हाइड्रोजन का जो भी अम्ल होता है वो किसका काम करता है, अपचायिक पदार्थ का। जैसे बात करूं यहाँ पर मैं हेलोजन अम्ल की, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड। ये एक्चुअली में क्या होती है, हाइड्रो अम्ल होती है। मतलब यहाँ पर हेलोजन के साथ इसका निर्माण करती है अम्ल का, तो आप इनको बोल सकते हो हाइड्रोजन हैलाइड भी बोल सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर आप इसको क्या बोल सकते हो, HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, HI हो गया और HBr हो गया। और इसके साथ कौन सा एक हाइड्रोजन सल्फाइड, मतलब यहाँ पर फॉर्मूला क्या, H2S। तो ये जो हाइड्रो अम्ल है ये भी किसका काम करती है, अपचायिक पदार्थ का। नेक्स्ट देखिए,
निम्न ऑक्सीकरण अवस्था, ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी तत्व अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित होता है तब तो कौन से आप सफिक्स का यूज करते हो, इक का, और निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में किसका यूज करते हो आप, एस का। ये इंपॉर्टेंट थिंग है। मतलब कोई भी तत्व, ये लीजिए मैं आपको ये कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं। अगर मान लीजिए कोई भी आपके पास क्या उपस्थित है, कोई तत्व उपस्थित है, अगर ये तत्व अपनी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है, कौन सी अवस्था में, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना आपको। इसी के द्वारा आपके ऑक्सीकारक और अपचायी का भी पता लगा सकते हो। अगर किसमें उपस्थित है, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है कोई भी तत्व है, तो यहाँ पर आप ये हमेशा ध्यान रखेंगे, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है तो क्या करेगा, ये खुद का अपचयन करेगा। और खुद का अपचयन करेगा तो मतलब ये कौन सा पदार्थ कहलाएगा, दूसरे पदार्थ का क्या करेगा, ऑक्सीकरण करेगा। तो ये हमेशा क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। ये हिंट है, हमेशा ध्यान रखेंगे आप। कोई भी अगर तत्व है, अगर किसी भी पदार्थ में वो अपनी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है तो फिर वो कौन सा पदार्थ होगा, ऑक्सीकारक होगा। सेकंड वाला देखिए, अगर यहाँ पर कोई भी तत्व है कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है, न्यूनतम। ये ध्यान रखेंगे, न्यूनतम ऑक्सीडेशन स्टेट या न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित होगा कोई भी तत्व। न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है मतलब खुद का तो क्या करेगा, ऑक्सीकरण, और दूसरे पदार्थ का क्या करेगा, अपचयन। और काम कौन सा कर रहा है, अपचयन का। तो यहाँ पर ये तत्व कौन सा पदार्थ कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। एक तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है तत्व से। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी तत्व अपनी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में तो उसके लिए तो किसका यूज करते हो आप, इक का, और निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में किसका यूज करते हो आप, एस का। तो ये ध्यान रखना। सेकंड वाला पॉइंट मेंशन करता हूं, मान लीजिए तत्व है और तत्व कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था को मैंने किससे प्रदर्शित किया, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में तो यहाँ पर आप सफिक्स कौन सा लगाओगे, इक सफिक्स का यूज करते हो। और सेकंड मान लीजिए अगर ये मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में उपस्थित है, मतलब कोई भी तत्व न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है तो यहाँ पर आप कौन से सफिक्स का यूज करते हो, अस का यूज करते हो। उदाहरण के रूप में आपको बताता हूं, जैसे ये मान लीजिए आपके पास FeCl2 है और दूसरा उदाहरण कौन सा आपके पास FeCl3 है। तो आप ऑक्सीकरण अवस्था जब निकालोगे तो आयरन किसमें है, +2 में, और FeCl3 में आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था किसमें है, +3 में। तो यहाँ पर +2 और +3 में से ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या कौन सी है, +3 वाली। तो इस वाले केस में आप आयरन को क्या बोलोगे, फेरिक बोलोगे। इस वाले केस में आपने आयरन को क्या बोला है, फेरिक बोला। तो यहाँ पर देखिए जो लास्ट में आपने सफिक्स लगाया है कौन सा आया, इक आया है। और इक क्यों आया है, क्योंकि आयरन है वो अपनी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या में उपस्थित है। यहाँ पर ये एग्जांपल देखेंगे, आयरन डाइक्लोराइड FeCl2, तो यहाँ पर आयरन का ऑक्सीकरण अवस्था कितना है, +2 है। तो इस वाले केस में आप यहाँ पर आयरन के लिए किसका यूज करोगे, फेरस का यूज करोगे। मतलब जो सफिक्स है लास्ट में कौन सा आएगा, अस आएगा। कौन सा आएगा, अस आएगा। अस क्यों आ रहा है, क्योंकि आयरन है वो +2 में उपस्थित है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित नहीं है। तो ये कौन सा हो जाएगा, फेरस क्लोराइड हो जाएगा। और FeCl3 कौन सा हो जाएगा, फेरिक क्लोराइड हो जाएगा। इसी टाइप से कॉपर के लिए भी यूज कर सकते हो। Cu+1 के लिए तो क्यूप्रस हो जाएगा, Cu+2 के लिए क्या हो जाएगा, क्यूप्रिक हो जाएगा। इसी टाइप से मरकरी के लिए यूज कर सकते हो, Hg+1 के लिए तो मर्क्यूरस हो जाएगा, और Hg+2 के लिए क्या हो जाएगा, मर्क्यूरिक हो जाएगा। तो देखिए यही वाला पॉइंट था। निम्न ऑक्सीकरण अवस्था मतलब जो अस वाले तत्व से युक्त कुछ यौगिक, जैसे आपने उदाहरण दिया FeCl2, आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +2। FeSO4 आयरन सल्फेट, यहाँ पर भी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +2। स्टेनस क्लोराइड, स्टेनस की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +2। मर्क्यूरस क्लोराइड, मरकरी की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +2। और क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +1। तो ये ध्यान रखना है कि निम्न ऑक्सीकरण अवस्था वाले जो पदार्थ है वो भी किसका काम करते हैं, अपचायक का काम करते हैं। नेक्स्ट वाला देखिए, धातु हाइड्राइड, मतलब जो भी धातु के हाइड्राइड होते हैं वो भी एक्चुअल में किसका काम करेंगे, अपचायक पदार्थ का काम करते हैं। और धातु के हाइड्राइड की एग्जांपल देखिए, सोडियम हाइड्राइड और लिथियम हाइड्राइड। ये हमेशा ध्यान रखना है, जो भी धातु के हाइड्राइड होंगे वो किसका काम करते हैं, अपचायक पदार्थ का काम करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, कार्बनिक यौगिक जैसे HCWH, HCWH को कौन सा अम्ल बोलते हो, फॉर्मिक अम्ल बोलते हो। आप इसको कौन सा अम्ल बोलते हो, फॉर्मिक अम्ल बोलते हो।
तो यहां पर हो गया पहला वाला अन्य यौगिक की बात करूं तो फॉर्मिक अम्ल हो गया, और साथ में COOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हो ऑक्सेलिक अम्ल। ये वाला कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। तो ये इसको बोल दिया मैंने ऑक्जेलिक अम्ल। तो मतलब यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक अम्ल की कुछ कार्बनिक यौगिक है और इनके लवण एल्केन और एल्डिहाइड, ये भी किसका काम करती है? अपचाई का काम करती है। एल्केन की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? RH हो जाएगा, और एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? RCH हो जाएगा। मतलब कार्बनिक यौगिक कौन कौन से जो अपचाई का काम करेंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, जिसके दो उदाहरण मेंशन कर दिए, फॉर्मिक अम्ल और ऑक्सेलिक अम्ल, और इसके अलावा एल्केन हो गया और एल्डिहाइड, ये भी किसका काम करती है? अपचायिक पदार्थ का काम करेंगे। नेक्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है, ये देखिए नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या है? लिथियम विलयन में सबसे प्रबलतम अपचायिक होता है। ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जिस प्रकार से ऑक्सीकारक के अंदर आप मेंशन करके आए थे कि प्रबलतम ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा होता था? फ्लोरीन। उसी टाइप से जो प्रबलतम अपचायिक का काम कौन करता है? लिथियम करता है। और लिथियम भी किसमें? विलयन में उपस्थित हो, मतलब एक्वस स्टेट में हो, तब प्रबलतम को अपचायिक का वर्क कौन करता है? लिथियम करता है। नेक्स्ट वाला देखिए, सीजियम जल की अनुपस्थिति में सबसे प्रबल अपचायिक है। ये दोनों स्टेटमेंट बड़े इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है यहां से। पहला स्टेटमेंट क्या बताया था? प्रबलतम ऑक्सीकारक कौन होता है? फ्लोरीन होता है। प्रबलतम अपचायिक कौन होता है? लिथियम, लेकिन किसमें? विलयन अवस्था में होता है। अगर आपसे ये पूछ लिया कि जल की अनुपस्थिति में, मतलब विलयन नहीं बना हुआ है, उस वाली कंडीशन में सबसे प्रबलतम अपचायिक कौन होता है, तो फिर वहां पर आपका आंसर चेंज हो जाएगा। वहां पर फिर आप लिथियम नहीं बोलोगे। हमेशा ध्यान रखना, लिथियम है वो प्रबलतम अपचायिक का काम कब करेगा? जब विलयन अवस्था में हो। और जब भी आपको विलयन अवस्था नहीं दे रखी है या जल की अनुपस्थिति बोल रखा है, उस वाली कंडीशन में प्रबलतम अपचायिक का काम कौन करता है? सीजियम करता है। और सीजियम का जो परमाणु संकेत किस प्रकार से होता है? CS, ये होता है क्या आपका? सीजियम। तो ये ध्यान रखना है, अगर विलयन की बात करेगा तो लिथियम प्रबलतम अपचायिक है, और अगर विलयन नहीं बना रखा है या जल की अनुपस्थिति है तो वहां पर प्रबलतम अपचायिक का काम कौन करता है? सीजियम करता है। अन्य अपचायिक पदार्थ की बात करें तो देखो Na2H2O3 हो गया, और पोटेशियम आयोडाइड, ये भी किसका काम करती है? आपकी अपचायिक पदार्थ का काम करती है। नेक्स्ट वाला देखिए, हाइपो पूर्वलगन व्यक्त करता है कि यौगिक का केंद्रीय परमाणु निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था में। अब निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था में आ गया तो ये किसका काम करेगा? अपचायिक का काम करेगा। इसीलिए ये किसकी तरह कार्य करेगा? अपचायिक की तरह कार्य करता है। उदाहरण मेंशन किया है यहाँ पर H3PO2, क्या बोलते हो इसको? हाइपोफॉस्फोरस अम्ल बोलते हो। और संरचना भी बता देता हूं मैं आपको, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल की संरचना क्या होती है? फॉस्फोरस से एक तो क्या जुड़ा रहता है? द्विबंध से ऑक्सीजन जुड़ा रहता है, एक सिंगल बॉन्ड से OH जुड़ा रहता है, और रिमेनिंग जो दो संयोजकता है उसमें डायरेक्ट फॉस्फोरस से क्या जुड़ा रहता है? हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। तो ये किसका उदाहरण होता है? हाइपोफॉस्फोरस अम्ल का उदाहरण है। और यहाँ पर ये जो फॉस्फोरस होता है वो किसका काम करेगा? मतलब ये हाइपोफॉस्फोरस अम्ल है, वो क्या होता है? अपचायिक का काम करता है। नेक्स्ट वाला जो स्लाइड है, ये इस वाला जो भी आपने अभी तक जो पढ़ा है, मतलब क्या ऑक्सीकारक पदार्थ होगा, क्या अपचायिक पदार्थ होगा, किस प्रकार से निर्धारण करोगे, और जो एग्जाम में जो सवाल आता है वो आपके इन तीनों पॉइंट से क्या हो जाएगा? सोल्व हो जाएगा। मतलब कोई भी कंपटीशन एग्जाम का सवाल हो, वहां पर अगर आपने ये तीन पॉइंट जो गोल्डन पॉइंट है ऑक्सीकारक और अपचायिक के लिए, अगर आपको ये तीन पॉइंट लर्न है तो आप इजीली बता सकते हो कि कौन सा ऑक्सीकारक होगा, कौन सा अपचायिक होगा, और कौन सा ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीकारक और अपचायिक दोनों का कार्य करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है। अब इसको अंडरस्टैंड करते। सबसे पहला पॉइंट देखिए, गोल्डन पॉइंट है, इनको स्टार लगाकर मेंशन कर रहा हूं। अगर ये तीनों पॉइंट आपने लर्न कर लिए तो आप इजीली ऑक्सीकारक और अपचायिक को क्या कर सकते हो? डील कर सकते हो। पहला पॉइंट देखिए यहां पर, यदि यौगिक में तत्व उच्चतम संभव ऑक्सीकरण अवस्था में, मतलब कोई भी यौगिक है और उसमें जो केंद्रीय परमाणु उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? अधिकतम है, मैक्सिमम है, तो ये हमेशा किसका काम करेगा? तो यह ऑक्सीकारक पदार्थ की तरह कार्य करता है। तो पहला हिंट आपको प्राप्त हो गया है
कि कोई किसी भी यौगिक में अगर तत्व अपनी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है तो फिर वो हमेशा कौन से पदार्थ की तरह कार्य करेगा? ऑक्सीकारक पदार्थ की तरह क्या करेगा? कार्य करेगा। उदाहरण देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, नाइट्रिक अम्ल HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और परक्लोरिक अम्ल HClO4। ऑक्सीकरण अवस्था भी बता देता हूं मैं आपको। मैंगनीज की यहां पर +7 है, क्रोमियम की +6 है, नाइट्रोजन की +5 है, यहां पर सल्फर की +6 है और परक्लोरिक अम्ल में क्लोरीन की +7 है। मैंगनीज की अधिकतम +7 होती है, क्रोमियम की अधिकतम +6 होती है, नाइट्रोजन की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +5 होती है, सल्फर की +6 है और क्लोरीन की +7 है। तो देखते ही पता चल गया कि आपको तो ऑक्सीकरण संख्या की गणना करनी है और अगर तत्व अपनी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या में उपस्थित है तो फिर वो कौन से पदार्थ की भांति कार्य करेगा? ऑक्सीकारक पदार्थ की तरह कार्य करेगा। दूसरा देखिए, दूसरा कथन इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। जस्ट ऑपोजिट का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए किसी भी यौगिक में तत्व कौन से ऑक्सीकरण अवस्था में होगा? निम्नतम में। और जब भी निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था में होगा किसकी तरह व्यवहार करेगा? अपचायक पदार्थ की तरह काम करेगा। तो देखिए यहां पर सेकंड पॉइंट, यदि यौगिक में तत्व निम्नतम संभव ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है तो यह अपचायक पदार्थ की तरह कार्य करता है। मतलब निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था में जब भी उपस्थित होगा हमेशा किसका काम करेगा? अपचायक पदार्थ का काम करेगा। जैसे यहां पर उदाहरण के रूप में देखिए अपन सबसे पहले H2S, यहां पर सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ जाएगी? -2 है। अब जिस भी स्टूडेंट को अगर ऑक्सीकरण अवस्था पता करना नहीं आता है तो वो LCP केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट पर क्लिक करें और प्लेलिस्ट में रेडॉक्स अभिक्रिया नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें क्लिक करें। वहां पर ऑक्सीकरण संख्या की गणना करने के लिए 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उनको सीन कीजिए। कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं होगा जिसमें आप ऑक्सीकरण संख्या की गणना नहीं कर सकते, तो वो वाली वीडियो सीन कर लीजिए अगर अभी तक आपको ऑक्सीकरण संख्या का पता या गणना करना नहीं आता है तो। नेक्स्ट देखिए H2C2O4, ये कौन सा हो गया? H2C2O4। तो यहां पर जो कार्बन है ये भी कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है? न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था में क्या होगा? उपस्थित होगा। इसी प्रकार से फेरस सल्फेट यहां पर +2 में आ जाएगा, Na2H2O3 और स्टेनस डाइक्लोराइड। मतलब जितने भी जो उदाहरण है उसमें कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है? न्यूनतम में। तीसरा वाला जो कथन है सबसे इंपोर्टेंट है, यूनिक है। ये कथन आपको ये बताएगा कि कौन सा तो ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की तरह कार्य करता है। तो देखिए यहां पर, यदि यौगिक में तत्व मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था में, मान लीजिए कोई भी आपको पदार्थ दे रखा है और उस पदार्थ में जो केंद्रीय परमाणु है और ना ही तो अपनी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है न ही अपनी न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है। अगर अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित होता तो कौन से पदार्थ की तरह कार्य करता? ऑक्सीकारक की तरह। न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था में होता तो कौन से पदार्थ की तरह कार्य करता? अपचायक की तरह। लेकिन अगर मान लीजिए मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है तो फिर ये किसका काम करेगा? अपचायक का भी काम कर सकता है और साथ में किसका काम कर सकता है? ऑक्सीकारक। मतलब इसके पास दोनों पॉसिबिलिटी है। मतलब ये ऑक्सीकारक का भी काम करेगा और अपचायक का भी काम करेगा। कब? जब तत्व किसी भी पदार्थ में अपनी मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित हो। उदाहरण बड़े इंपोर्टेंट है, ये उदाहरण आपको लर्न करने, क्योंकि इन्हीं उदाहरणों से जनरली सवाल आ जाता है आपके मेन बोर्ड एग्जाम में और साथ में IIT और नीट में। पहला उदाहरण देखिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। दूसरा है सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3। थर्ड वाला है नाइट्रस अम्ल HNO2 और फोर्थ वाला है सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2। तो यहां पर देखेंगे आपकी ऑक्सीकरण अवस्था ना ही तो अधिकतम है और ना ही क्या है आपके पास न्यूनतम है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि जब भी आपके पास कोई भी अगर पदार्थ में तत्व अपनी मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है तो ये दोनों की तरह कार्य कर सकता है। मतलब ऑक्सीकारक की तरह भी कार्य कर सकता है और अपचायक की तरह भी कार्य कर सकता है। उदाहरण पता होना चाहिए, H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2SO3 को बोलते हो आप सल्फ्यूरस अम्ल, HNO2 को बोलते हो आप नाइट्रस अम्ल
और SO2 को बोलते हो सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहां से हम इसका कंक्लूजन क्या बन रहा है, कंक्लूजन आपको मेंशन करा देता हूं मैं। ये लीजिए मैं यहां पर कैटेगरी बना देता हूं ऑक्सीकारक और अपचायक की। ध्यान से देखना, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको समराइज कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहले मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है ऑक्सीकारक पदार्थ। कौन सा मेंशन किया मैंने, ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीकारक पदार्थ के अंदर जो तत्व है कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में होगा, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में होगा। तो पहला पॉइंट तो ये बन जाएगा मेरे पास तत्व है वो किस में उपस्थित होगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में क्या होगा, उपस्थित होगा। दूसरा वाला ऑक्सीकारक है, इसका खुद का तो क्या होता है, अपचयन होता है। तो मतलब जो भी ऑक्सीकारक पदार्थ है उसका खुद का क्या होगा, अपचयन होता है। तो ये ध्यान रखना है, मतलब खुद का अपचयन हो रहा है मतलब खुद की ऑक्सीकरण संख्या में क्या आती है, कमी आती है। खुद का अपचयन होने का मतलब क्या है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या ऑक्सीकरण अवस्था है उसमें क्या आती है, कमी आती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या आएगी, कमी आएगी। अगर खुद की ऑक्सीकरण अवस्था में कमी आ रही है तो जो दूसरा पदार्थ है या अन्य पदार्थ है उसका क्या करेगा, ये ऑक्सीकरण करेगा। तो मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, अन्य पदार्थ का क्या करेगा, ये ऑक्सीकरण, अन्य पदार्थ का क्या करेगा, ऑक्सीकरण करेगा। और अन्य पदार्थ का ऑक्सीकरण कर रहा है मतलब ये काम कौन सा कर रहा है, ऑक्सीकरण का। तो आप इसीलिए इसको क्या बोल देते हो, ऑक्सीकारक बोल देते हो। क्या बोल दोगे इसको, ऑक्सीकारक बोल दोगे। और ऑक्सीकारक की पहचान करने के लिए क्या होगा, तत्व अपनी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या में उपस्थित होगा। तो ये तो क्या हो गया आपके लिए ऑक्सीकारक की बात हो गई। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, अपचायक। तो ये लीजिए यहां पर मैंने मेंशन कर दिया अपचायक। तो अपचायक के लिए भी कौन कौन सी शर्तें हो जाएगी, इसकी जस्ट ऑपोजिट शर्तें आप बना सकते हो। तत्व कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित होगा, मिनिमम में, मैक्सिमम की जगह क्या जाएगा, मिनिमम। तो पहला पॉइंट क्या बन जाएगा, जो तत्व है किसी भी पदार्थ में न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित होगा। किसमें उपस्थित होगा, न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था में। दूसरा क्या बन जाएगा, अपचायक है तो मतलब खुद का तो क्या होगा यहां पर इसका ऑक्सीकरण। तो मतलब यहां पर जो अपचायक पदार्थ है उसका खुद का तो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। अब खुद का ऑक्सीकरण हो रहा है तो अन्य पदार्थ का क्या करेगा, ये अपचयन करेगा। मतलब यहां पर क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या में क्या होगा, वृद्धि करेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगी, यहां पे वृद्धि होगी। और साथ में ये अन्य पदार्थ का क्या कर देगा, अपचयन कर देगा। जो भी अपचायक पदार्थ होता है वो अन्य पदार्थ का क्या करेगा, अपचयन करेगा। और काम क्या कर रहा है, अपचयन का, इसीलिए आप इसको क्या बोलते हो, अपचायक बोलोगे। अब एक सवाल सोल्व कर लेते हैं जिससे जितने भी कॉन्सेप्ट है और क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ये लीजिए आपको ये क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन में मेंशन किया आपके सामने। ये लीजिए, एक तो आपके पास यौगिक कौन सा दे दिया, SO2। एक आपको यौगिक दे दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और एक आपको यौगिक प्रदान किया है हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S। और यहां से आपको बताना है कि इन तीनों में से ऐसा कौन सा पदार्थ है जो किसका काम करेगा, ऑक्सीकारक का काम करेगा। ऐसा कौन सा पदार्थ है जो किसका काम करेगा, अपचायक का काम करेगा। और इन तीनों में से ऐसा कौन सा पदार्थ होगा जो ऑक्सीकारक के साथ साथ अपचायक का भी काम करेगा, मतलब दोनों के गुण रखेगा। मतलब ऑक्सीकारक एवं अपचायक दोनों का काम करेगा, ऐसा कौन सा पदार्थ है। तो अभी आपको मैंने तीन ही कथन बताए थे, ये देखिए तीनों के तीनों कथन, इसी से आपके सवाल सोल्व होंगे। अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या में तो ऑक्सीकारक पदार्थ, न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या के अंदर अपचायक पदार्थ और मध्यवर्ती ऑक्सीकरण संख्या में ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों का काम करता है। तो सबसे पहला काम क्या करना, आपको इनकी ऑक्सीकरण संख्या की गणना करनी है। तो अब गणना आपको करना आता है, अगर नहीं करना आता तो आप जो प्रीवियस वीडियो उसको लर्न कीजिए। इजीली अगर उनको सीन करोगे तो ऑक्सीकरण अवस्था आप इजीली पता कर लोगे। फिर भी मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं। सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की बात है तो सल्फर को कितना मान लोगे, X। एक ऑक्सीजन का कितना होता है, -2। तो 2 के लिए कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई विद -2। आवेश कितना है, 0 है तो किसके इक्वल हो गया, 0 के। सोल्व करोगे तो X इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, X -4। यहां से क्या बन जाएगा, X -4 इक्वल टू 0। तो X की वैल्यू कितनी आ गई, +4। प्लस सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था कितना है, +4 है। सेकेंड वाली बात करता हूं मैं किसकी, सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए, मतलब H2SO4 के लिए।
यहाँ पर भी सल्फर से डील करना है। हाइड्रोजन अधातु से आबंधित है तो कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? +1। 2 हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई विद +1 प्लस सल्फर की कितनी कंसीडर कर लोगे? x। एक ऑक्सीजन की -2 होती है तो 4 ऑक्सीजन को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? -2 से। आवेश है नहीं तो किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। सोल्व करोगे 2 + x - 8 = 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 - 2 = +6। मतलब यहां पर सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना है? +6 है। बात करते हो H2S, और अभी मैंने बताया H2S मतलब हाइड्रोजन अधातु के साथ जब भी आबंधित होता है तो कौन सी ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है? +1। 2 हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा? 2 × +1। पता किसकी करनी है? सल्फर की। सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या मान लोगे? x। और इसके ऊपर भी कोई आवेश उपस्थित नहीं है, मतलब सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। सोल्व करोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2 + x = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? -2 आ गई। तो मतलब H2S में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? -2। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सल्फर होता है, कौन सा तत्व की बात कर रहा हूं मैं? सल्फर। कौन से वर्ग से संबंधित है? ये 6th A से संबंधित है, अदरवाइज आप इसको बोल सकते हो 16वें वर्ग से संबंधित है। और आपको ये पता होना चाहिए जो 6th A वर्ग के जो तत्व है उनकी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? +6। और न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? -2 होती है। तो यहां पर देखिए ऑक्सीकारक का काम कौन करेगा? जिसमें अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या होगी। तो अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या सल्फर की कितनी है? +6। तो मतलब जो सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4 ये किसका काम करेगा? एक्चुअल में ये वर्क करेगा ऑक्सीकारक पदार्थ का। पता होना चाहिए ऑक्सीकारक पदार्थ का काम क्यों कर रहा है, क्योंकि यहां पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है? अधिकतम है। जिसमें भी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या होती है वो हमेशा किसका काम करता है? ऑक्सीकारक का। तो यहां पर H2SO4 किसका काम करेगा? ऑक्सीकारक का। दूसरी बात आती है अपचायी की। अपचायी के लिए क्या कहता? तत्व अपनी न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित होना चाहिए। और सल्फर के लिए मतलब जो 6th A ग्रुप या 16वें वर्ग के लिए न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -2। और -2 वाला यौगिक कौन सा? H2S है। मतलब जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ये किसका काम करेगा? अपचायी का काम करेगा। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या था? ऑक्सीकारक एवं अपचायक। तो मतलब दोनों का काम करने के लिए जो ऑक्सीकरण अवस्था कैसी होनी चाहिए? मध्यवर्ती। तो ना ही अधिकतम होनी चाहिए ना ही न्यूनतम होनी चाहिए। सल्फर के लिए अधिकतम +6 है और न्यूनतम कितनी है? -2। तो यहां पर देखिए मध्यवर्ती कौन सी है? तो मध्यवर्ती कौन सी है? +4। मतलब अधिकतम से कम है और न्यूनतम से अधिक है। तो यहां पर ऑक्सीकारक एवं अपचायक दोनों का काम कौन करेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहां पर ये आपका जो ऑक्सीकारक और अपचायक वाला टॉपिक है फिनिश होता है। 3 नियम ध्यान रखने, परिभाषा क्या होती है ये आपको ध्यान रखना है। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।